नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। और आज अपना पार्ट 2 होने वाला है। जो मूल अधिकार है अपने एक पार्ट अपना हो चुका है, जिसमें हमने लगभग 50 प्रश्नों की जो है बात की है। आज हम जो है बात करेंगे पार्ट 2 को लेके। इसमें भी हमने लगभग जो है 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं। सारे क्वेश्चन लगभग जो अपने मूल अधिकार है उनमें से 100 क्वेश्चन हमने बनाए हैं। वो 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है मूल अधिकार से तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखो, संपत्ति का अधिकार भाग 12 में चला गया है, तो वहाँ पे अनुच्छेद कौन सा रहता है उसको लेके सवाल आया है यहाँ से। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। अनुच्छेद 300 क भी लिखा हुआ आ सकता है, ए भी लिखा हुआ आ सकता है, जो भी हो सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी। मूल संरचना की अवधारणा जो है वो कौन सा जो मामला था उसमें दिया गया था। तो यहाँ पे उत्तर जो रहेगा ऑप्शन बी हमारा सही है। केशवानंद भारती जो मामला है 1973 का, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो मूल संरचना है उसकी अवधारणा इसमें दी गई थी। अगला सवाल रहेगा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। देखो, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है कि मीडिया को आज़ादी दी जाए, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी मूल रूप से स्पष्टतः नहीं लिखा गया है, लेकिन वाक और अभिव्यक्ति वाली जिसमें है वो उसी में रहेगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। 19(1)(a) में जो है ये बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। इन शब्दों में आप मत पढ़िएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रत्याभूत का अर्थ क्या होता है ना। इन पे ज़्यादा मत जाइएगा, सीधा सा सवाल यहाँ से उठाना है अपने को कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो सीधा सवाल है, तो जवाब भी अपना सीधा ही होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं। पहले कितनी थी? पहले 7 थी। जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया गया है, चलिए, और 300 क में उसको जोड़ दिया गया, ये अपने पढ़ लिया है। 5वां हमारा सवाल रहेगा कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। देखो, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, तो यहाँ पे ये स्पष्टतः ये भी नहीं लिखा गया है अपने संविधान में, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है अपने जीवन के अंतर्गत। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। ये जीवन का अधिकार है। किसका अधिकार है? जीवन का अधिकार है, मौलिक अधिकार है जीवन का, उसमें प्रदूषण रहित हवा का अधिकार दिया गया है। चलिए, सवाल नंबर 6 है हमारा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आराम से पढ़िएगा कि भारतीय संविधान द्वारा दिया गया, फिर यहाँ पे खालिस्तान है, नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन होने पर वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है? तो वो बताना है आपको। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को ये अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर उनके मूल अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन किया गया है। चलिए, सवाल नंबर 7 है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता की ही बात की गई है। देखो, समानता की बात हमने की थी 14 से 18 में, तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अनुच्छेद 19 से 22 में जो है वो स्वतंत्रता की बात की गई है। चलिए, सवाल नंबर 8 है हमारा कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं। 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो किन को मिल रही है? क्या भारतीयों को मिल रही हैं या भारत में पैदा हुए व्यक्तियों को मिल रही है? तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। केवल भारतीय नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं हैं, विदेशी नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं नहीं मिली हुई। चलिए, सवाल नंबर 9 है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है
जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि कारण क्या है उसका आराम से पढ़िएगा, जल्दबाजी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और सवाल अपने 50 हैं तो आराम से करेंगे क्योंकि तैयारी भी अपनी बढ़िया ही होनी चाहिए। चलिए, सवाल का उत्तर यहाँ पे जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है, इसलिए ये एक मौलिक अधिकार है और ये जीवन के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। चलिए, सवाल नंबर 10 है हमारा कि अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, वो कौन सा है? इन चार में से कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखो, भ्रमण का अधिकार है अपने पास में, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, लेकिन ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार जो है वो एक सिर्फ कानूनी अधिकार बन के रह गया है, वो अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए, सवाल नंबर 11 है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 की बात हम करते हैं तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा ऑप्शन डी होगा, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है हमें संरक्षण प्रदान करने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 है हमारा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? वो अनुच्छेद आपको बताना है। तो अगर ऐसा सवाल आता है तब भी अपना क्या रहेगा? अनुच्छेद 19 ही रहेगा। अगर उसमें 19, 1 कैर ये लग जाते हैं तब भी अपने को घबराना नहीं है। चलिए, सवाल नंबर हमारा 13 रहेगा कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आज्ञा पत्र या रिट जिसको हम कहते हैं जारी करने की शक्ति संपन्न है। ये बात कौन सा अनुच्छेद हमें कहता है कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कारीगरों को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन वहाँ पे रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में एक घंटी का आइकन भी है उसको भी जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके जो है मोबाइल में आ सके। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे हमारी ये आईडी है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं तो वहाँ पे HSC स्टडी टॉक नाम डालिएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 15 है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आगे क्या लाइन रहेगी? 4 ऑप्शन में से सही उत्तर जो होगा पढ़िएगा आराम से, थोड़ा सा टाइम में आप सबको दे देता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा ये करता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत है, तो ये क्या करता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए, 16वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार की मैं अगर बात करूं तो वो कौन सा है? वो है भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। देखो, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता नहीं मिली है, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता भी नहीं है, विदेश में घूमने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान नहीं देता है, लेकिन भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। 18वां सवाल है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? कौन से अधिकार में इसको शामिल किया गया है? इससे बहुत बार सवाल आता है, इसलिए इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे भाषण की जो स्वतंत्रता है वो प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। चलिए, अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? एक मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे जो है संपत्ति का अधिकार हमें सिर्फ एक कानूनी अधिकार के रूप में मिला है, मौलिक अधिकार ये नहीं है। चलिए, 19वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? 21 का संबंध पूछा भाई, तो 21 का संबंध है अपने जीवन के अधिकार से। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 20 है कि किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था?
तो वो था संविधान संशोधन 86वां 2002 में ये हुआ था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। चलिए सवाल नंबर 21 है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं करवाया जा सकता है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से मौलिक अधिकार जो है वो कौन सा नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है, बोलने का अधिकार आपका रहता है। बोलने के अधिकार के अलावा मैं बात करूँ तो व्यवसाय का अधिकार भी आपको है। हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। धर्म का अधिकार आपको है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने का जो काम है वो करता है अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर का सवाल है कि किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा है? तो संविधान की आत्मा और हृदय तो एक ही अनुच्छेद को कहा है, वो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग अभिव्यक्त की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो दी गई थी, ऑप्शन ए, इसके द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो रखी गई थी। चलिए अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार क्या है? वास्तव में मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, लचीले, कठोर या है परिवर्तनशील है? तो वाद योग्य माने गए हैं। मौलिक अधिकारों को क्या माना गया है? वाद योग्य माना गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है दिया गया है, थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो भाषण और अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता है, ये सब कुछ है। लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित शब्द यहाँ पे आया है, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। अबाधित शब्द यहाँ पे है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र, ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बढ़िया से याद कीजिएगा। तो यहाँ पे भाग 3 जो है वो भारत का अधिकार पत्र कहलाता है, क्योंकि इसी में जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप बनाने का काम जो है वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रारूप शब्द सुनते ही बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको BR अम्बेडकर का नाम याद आता है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो वो कौन सा है? तो इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन हमारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की बात की गई है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में ये शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 32वें नंबर का कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। कितना टाइम उनके पास रहेगा? तो रहेगा लगभग 24 घंटे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा। तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर उसको जो है सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायाधीश है, उसके समक्ष उसको पेश करना होगा। चलिए अगला सवाल है कि संविधान के कुल कितने अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? छोटे मोटे सारे जोड़े गए हैं, तो कितने हैं भाई? तो वो हैं लगभग 36 हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल रहेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो है ये है 25 से 28 तक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? 25 का जो संबंध रहता है वो है धर्म की स्वतंत्रता से। किसकी है? धर्म की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29, 30 और 31, यानी ये सारे इसमें शामिल हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत अंतर्गत सम्मिलित हैं। कौन कौन से इसमें शामिल हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार है,
सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार है, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, या धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तित करने का अधिकार है। तो यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन 4 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है वो यहाँ पे सही रहते हैं। चलिए अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग उसको माना गया है? तो अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 39वें नंबर का सवाल है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य के आधार पर लगा सकता है, सदाचार के आधार पर लगा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर लगा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 13। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है भाई। तो वो है अपने देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से सिर्फ 2 ही सही हैं। तो 2 कौन कौन से सही हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, कानून के समक्ष सबको समानता का अधिकार भारतीयों को तो है, सबको है, भारतीय और गैर नागरिकों को सबको है, और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये दोनों सही हैं अपने यहाँ। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण तो दोनों को मिले हुए, कानून के समक्ष समानता भी दोनों को मिले हुए हैं। चलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का जो है वो है अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? वो कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों की जहां पर बात आती है अनुच्छेद 29 और 30 इसमें शामिल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित व संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? तो वो है अनुच्छेद 30। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है कि कारखानों में बालकों को नहीं लगाया जा सकता? तो अनुच्छेद 24 उसमें शामिल है। 23-24 का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 जो है वो ये प्रतिबंध जो है वो लगाता है। अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 19 जो है 19 क या ए जो है वो ये कहता है कि आप अपने निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, मौलिक अधिकार है ये अपना। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो वो कौन है भाई? तो वो है उच्चतम न्यायालय। यही एक है जो सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगला सवाल है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? कौन सी ऐसी परिस्थितियां जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित हो सकता है? तो वो है उपयुक्त सभी परिस्थितियां, यानी आपातकाल की घोषणा होने पर, सेना के सदस्यों के संबंध में, या जब सैनिक विधि लागू हो, तीनों के संबंध में जो है वो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 50वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो सीधा सा सवाल इसका जो रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? 50 हमने सवाल यहाँ पे किए हैं, मौलिक अधिकार अपने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में हम मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, और फिर राष्ट्रपति वगैरह जो भी है सबको करेंगे, पॉलिटी पूरी करवाएंगे। टेंशन ना लीजिएगा। सीटेट हो, एसएससी की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ये क्लास रहेगी। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, तो सारे शामिल हैं। बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।